बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ प्रोफेसर फुरकान खुर्शीद फ्राम गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरुणाबाद। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें आज हम तारुफ पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, होम्योस्टेसिस के मकासद क्या हैं और होम्योस्टेसिस के असरात हमारे जिस्म पर क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो है डेफिनेशन। सबसे पहले हमने ये समझना है कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। सबसे पहली चीज़, होम्योस्टेसिस को समझने के लिए उसका मानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। होम्योस्टेसिस, होम्यो कहते हैं सेम रखना किसी चीज़ को, होम्योस्टेसिस डिफरेंट कंडीशंस को सेम रखना। अब एक्चुअल जो बायोलॉजी में इसका मतलब है उससे मुराद सेम रखना नहीं है, उससे मुराद ये है कि आपके जिस्म की जो अंदरूनी कंडीशन है उन्हें एक हद के अंदर रखना। बायोलॉजी एक वर्ड यूज़ करती है नैरो रेंज। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन से पहले मैं उसको आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है? आपके जिस्म के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को, आपके जिस्म के अंदरूनी माहौल को एक खास हद के अंदर मेंटेन रखना। अब मसला यहाँ पे क्या है? मसला ये होता है कि हमारे बाहर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और जब बाहर का माहौल चेंज होता है तो हमारे अंदर वाला जो माहौल है वो भी चेंज होने की कोशिश करता है। तो इस पूरे होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाहर के माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद जो आपके अंदर का माहौल है उसे क्या रखना? मेंटेन रखना। बाहर के माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपके जिस्म के जो अंदर का माहौल है उसे तब्दील करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखिएगा जी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशंस ऑफ बॉडी इन अ नैरो रेंज। आपके जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों को एक नैरो रेंज, एक मुख्तसर हद के अंदर कायम रखना। आपके जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को एक हद के अंदर मेंटेन करना, उस हद से बाहर वो तब्दीलियां नहीं जा सकती। तब्दीली से क्या मुराद है उसके लिए मैं आपको एक नहायत ही सादा मिसाल दूंगा। देखिएगा जी, माहौल में एक तब्दीली होती है टेम्परेचर। यहाँ जो मैं सबसे पहले चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो है टेम्परेचर। अगर हम प्लेनेट अर्थ की बात करें, हमारे सैयारे की बात करें, तो हमारे सैयारे में टेम्परेचर कितना तब्दील होता है? देखें बच्चे, -60 सेंटीग्रेड से लेकर +60 सेंटीग्रेड तक हमारे कुर्रा अर्ज़ के ऊपर टेम्परेचर तब्दील हो सकता है। ये कौन सी तब्दीली है? फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फ्लक्चुएशन लफ्ज़ आपकी बुक में आएगा, उसका मतलब है तब्दीली। तो बाहर के माहौल में जो तब्दीली हो रही है वो टेम्परेचर की जो मैं आपको तब्दीली बता रहा हूँ कितनी हो रही है? -60 to +60। अगर आप गिने तो ये कितने दर्जे तक तब्दीली आ रही है? 120 दर्जे तक आपके कुर्रा अर्ज़ का माहौल चेंज हो सकता है। अभी जो बाहर तब्दीली आ रही है इसे आप क्या करें? एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। अब सवाल यह है, बाहर तब्दीली जो भी हो, हमारे अंदर उस तब्दीली के साथ कितनी तब्दीली, उस तब्दीली का हमारे जिस्म पर कितना असर पड़ेगा? तो देखेगा, हमारे जिस्म में टेम्परेचर की तब्दीली सिर्फ 2 दर्जे तक हो सकती है, 36 सेंटीग्रेड से 38 सेंटीग्रेड तक। कहने का मकसद ये है, बाहर टेम्परेचर कितना तब्दील हुआ? 120 दर्जे तक, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिस्म के अंदर कितना तब्दील हुआ? सिर्फ 2 दर्जे तक। अब ये जो 2 दर्जे वाली बात है इसे आप इस चीज़ से टैली करके देखें। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशन, जिस्म के अंदरूनी तब्दीलियों को इन नैरो रेंज, एक बहुत ही नैरो, एक तंग, एक मुख्तसर हद के अंदर रखना। अब ये मुख्तसर हद ही हुई ना कि बाहर के माहौल में जो तब्दीली आई वो कितनी आई? 120 दर्जे। टेम्परेचर कितना तब्दील हुआ? 120 दर्जे तक। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? सिर्फ 2 दर्जे। तो होम्योस्टेसिस का क्या काम है? होम्योस्टेसिस का काम है कि बाहर होने वाली जो लार्ज फ्लक्चुएशन है, बाहर के माहौल में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो, उसके बावजूद हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी तब्दीली हमारे जिस्म के अंदरूनी माहौल में आती है तो उससे हमारे जिस्म के सारे फंक्शन, सारे अवामल और हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो मैं यहाँ तक इस डेफिनेशन को दोबारा से बयान करना चाहूँगा। मैंने क्या कहा है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों को एक नैरो रेंज, एक मुख्तसर हद के अंदर कंट्रोल करना। अब मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। कौन सी एग्जांपल दी है? टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर बाहर 120 दर्जे तब्दील हो रहा है, हमारे जिस्म में कितना हो रहा है? सिर्फ 2 दर्जे। लेकिन क्या जब मैं कह रहा हूँ कि जी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशन, जिस्म के अंदरूनी हालात को मेंटेन करना, बैलेंस रखना, हुदूद में रखना, तो क्या सिर्फ टेम्परेचर ही मेंटेन करना था? टेम्परेचर नहीं, 2 चीज़ें होना है जिसे हमने मेंटेन करना है। वो क्या है जी? कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है,
अंदरूनी माहौल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने क्या करना है जी, मेंटेन करना है, एक लेवल में रखना है। तो बच्चे 3 बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपने जिस्म में क्या करना है जी, मेंटेन करना है। नंबर 1 देखिएगा, वाटर एंड सॉल्यूट। हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार जो है वो क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है पिछले साल हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हम पानी की बात करते हैं, पानी अगर जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं इडीमा, वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। और पानी अगर जिस्म में ज़रूरत से कम हो जाए, वो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो पानी हमारे जिस्म में पानी का एक मखसूस लेवल है, उसे उस मखसूस लेवल में ही रखना है। अगर उससे ऊपर जाता है वो भी हमारे लिए जिस्म के लिए नुकसानदेह है, और अगर नीचे आता है तो वो भी नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ क्या है जो मैंने आपको बताई है, टेम्परेचर। हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी एक नैरो रेंज के अंदर रहता है, 36, 37, 38, मोस्टली 37 सेंटीग्रेड पर रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 38 हो सकता है, कम से कम कितना होता है, 36। इस हद से बाहर हमारे जिस्म का टेम्परेचर नहीं बदल सकता, टेम्परेचर को इस रेंज में रखना है। ये भी क्या है, होम्योस्टेसिस। तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनस वेस्ट। बच्चे नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो फूड खाते हैं उसमें से एक चीज़ है प्रोटीन। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो एक वेस्ट बनता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, जिसमें अमोनिया आ सकता है, यूरिया आ सकता है, यूरिक एसिड आ सकता है। नाइट्रोजन वेस्ट की एग्जांपल क्या है जो प्रोटीन से बनते हैं बच्चे, इसमें अमोनिया Na3 आ सकता है, यूरिया आ सकता है, और इसके अलावा यूरिक एसिड। अब तीसरी चीज़ जो मेंटेन करनी थी वो क्या करनी थी बच्चे, वो ये करनी थी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है इनका लेवल भी जिस्म में कंट्रोल करना है। क्या मतलब, नाइट्रोजन वेस्ट को हमारे जिस्म में कम से कम लेवल पर रखना है, कम रखना है। क्यों कम रखना है, क्योंकि जैसे ही एक ख़ास अरसे बढ़ते हैं हमारे जिस्म में टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन पैदा करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे जिस्म को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैंने आपको बताया होम्योस्टेसिस क्या था, जिस्म के अंदरूनी हालात को एक हद के अंदर मेंटेन रखना। अब किन चीज़ों को मेंटेन रखना, 3 चीज़ों को। नंबर 1 वाटर और सॉल्यूट, नमकियात और पानी के लेवल को जिस्म में मेंटेन रखना है। नंबर 2 टेम्परेचर, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। नंबर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करना है, कम से कम लेवल पर मेंटेन रखना है। ये तीनों चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट। जब आप कहते हैं ना कि हमने अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन करना है, तो इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अलग-अलग सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करने के लिए अलग मैकेनिज़्म है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अलग मैकेनिज़्म है, और नाइट्रोजन वेस्ट को मेंटेन करने के लिए अलग मैकेनिज़्म है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने बात की थी वाटर और सॉल्यूट को। वो मैकेनिज़्म, वो तरीक़ाकार, वो प्रोसेस जो आपके जिस्म में वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करे, उसे क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। बच्चे लफ्ज़ ओस्मो पे ध्यान रखना है। ओस्मो जब भी लफ्ज़ आएगा उसका एक ही मतलब होगा। उसका क्या मतलब होगा, ओस्मो का मतलब होगा वाटर एंड सॉल्यूट। रेगुलेशन क्या कहते हैं, रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो वो मैकेनिज़्म जो आपके जिस्म में वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करे उसे क्या कहना है, ओस्मो रेगुलेशन। नाम के अंदर ही डेफिनेशन है, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन योर बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन मेंटेनेंस, और ओस्मो क्या है, वाटर और सॉल्ट। ये तो हो गया पहला मैकेनिज़्म। अब टेम्परेचर को भी तो मेंटेन करना है। टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले मैकेनिज़्म का नाम क्या है, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो किसे कहते हैं बच्चे, थर्मो कहते हैं टेम्परेचर को, और रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस। तो वही बात दोबारा से कि टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला मैकेनिज़्म क्या कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल इसी की दी थी। फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर जो है -60 से दुनिया में -60 से +60 तक चेंज होता है। हरुणाबाद की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 5 से 50 तक चेंज हो सकता है, लेकिन बाहर जितना मर्जी चेंज होता है, जिस्म में कितना टेम्परेचर चेंज होता है, सिर्फ 2 दर्जे, 36 से 38। तो एक नैरो रेंज में टेम्परेचर को मेनटेन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। आगे चलते हैं। अगली चीज़ क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट। जब हम प्रोटीन खाते हैं बच्चे, हमारी फूड में ज़्यादातर प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारे जिस्म का 50% जो ड्राई मैटर है, खुश्क वजन है, 50% वो प्रोटीन से है, तो हम खाते भी प्रोटीन है। अब जब हम प्रोटीन खाते हैं तो 3 किस्म के बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बेसिकली 3 किस्म के जहर जो है, टॉक्सिन हमारे जिस्म में बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है जी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ये भी हैं और भी हैं, उनको एक्सक्रीट करने का जो मैकेनिज्म है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्स का मतलब है बाहर, एक्सक्रीशन बाहर निकालना।
तो जो तीसरा मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो आपके जिस्म में पैदा होने वाले बेकार मादों नाइट्रोजन बेस को जिस्म से निकालता है। इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो 3 चीज़ों को मेंटेन करना है। कौन सी 3 चीज़ें? वाटर सोल्यूट को मेंटेन करना है किसके ज़रिए, ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए। टेम्परेचर को मेंटेन करना है थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए। और आखिरी चीज़, नाइट्रोजन वेस्ट जो है, नाइट्रोजन वाले बेकार मादे हैं, उन्हें मेंटेन करना है एक्सक्रीशन के ज़रिए। और एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, यूरिन की फॉर्म में। ये बात भी आपको साथ के साथ बताता चलूँ, पिछले साल भी आपने एक एक्सक्रीशन पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, लेकिन वो जो एक्सक्रीशन थी वो कहाँ से हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन से होती थी फुजले की सूरत में। यहाँ वो बात नहीं हो रही एक्सक्रीशन की। नाइट्रोजन वेस्ट जो रिलीज़ होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पेशाब के रास्ते यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और आपका पूरा चैप्टर इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। किस तरह, आपके चैप्टर का पहला हिस्सा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में है, दूसरा हिस्सा एक्सक्रीशन के बारे में है, और तीसरा हिस्सा थर्मो रेगुलेशन के बारे में है। वो हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। हम अगली बात की तरफ चलते हैं। मैंने कहा जी 3 किस्म की चीज़ों को 3 मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। अब कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का क्या नाम है, कंट्रोल सिस्टम। पहले मैं आपको कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। देखिएगा जी, कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है। कंट्रोल सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है, मैंने कहा वाटर और सॉल्ट को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल सिस्टम वो है जो आपको ये बताता है कि आपके जिस्म में कौन सी चीज़ अपने लेवल से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। नंबर 1 कंट्रोल सिस्टम आपको ये बताता है। दूसरी चीज़ कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कंट्रोल सिस्टम उसे कंट्रोल करता है। यानी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का क्या काम हुआ, अगर आपका टेम्परेचर 37, 38 से 39 की तरफ जा रहा है तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसे वापस 37 पे लाएगा। या अगर 36 की तरफ जा रहा है और 36 से नीचे जा रहा है तो उसे दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर यानी 37 पे लाएगा। तो कंट्रोल सिस्टम का क्या काम होता है, गौर से सुनिएगा। कंट्रोल सिस्टम के 2 काम हैं, माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करना, कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ज़ाहिर है हमारे जिस्म में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के इम्कानात हैं। दूसरा काम उसने क्या करना है, उस तब्दीली को महसूस करके उसके जवाब में रद्द अमल देना। माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करना, और नंबर 2 उसके बारे में जवाबी कार्रवाई करना। इसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माहौल में गर्मी ज़्यादा हो गई है तो आपका कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कम कर देगा। किसके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, आपके जिस्म के। अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा आपके जिस्म में, और अगर सर्दी ज़्यादा हो रही है तो कौन सा सिस्टम ऑन हो जाएगा, हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसकी तफसील हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर। हम जिस कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल पढ़ने लगे हैं वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और मैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम कई किस्म के हैं, उनमें से जो मैं आपको कंट्रोल सिस्टम यहाँ पढ़ाने लगा हूँ वो कौन सा है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ने लगे हैं। कंट्रोल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब है वसूल करने वाला, कंट्रोल सेंटर जो मेन हेड ऑफिस है, और अफेक्टर क्या है, जिसने रद्द अमल देना है। ये आपने पढ़ा भी हुआ है पहले नर्वस सिस्टम वगैरह के हवाले से। तो रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर के बारे में आपको बताते हैं। ये पहला पोर्शन है रिसेप्टर। ये क्या करता है, सेंस करता है किस चीज़ को, चेंज को। तो पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर ने ये बताना है, चेंज को महसूस करना है। कौन से चेंज को, माहौल में होने वाले चेंज। तो रिसेप्टर ने ये बताना है कि माहौल में कौन सा चेंज हुआ है, ठीक है। अब रिसेप्टर ने फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर को पता चला है माहौल में गर्मी ज़्यादा हो गई है। अब उसने एक पैगाम भेजना है। पैगाम किसको भेजना है, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस कौन है, कंट्रोल सेंटर है। या हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कौन है, ब्रेन है। अब उसने पैगाम भेजना है किसको, ब्रेन को। कंट्रोल सेंटर ने क्या करना है जी, ये जो रिसेप्टर था इससे आए हुए पैगाम को इसने वसूल करना है, और इसको वसूल करने के बाद आइडिया लगाना है कि अब इसका रद्द-ए-अमल क्या दिया जाए। अब याद रखें, कंट्रोल सेंटर ने खुद रद्द-ए-अमल नहीं देना। माहौल में होने वाली जो तब्दीली है उस पर जो रद्द-ए-अमल देना है कंट्रोल सेंटर ने नहीं देना, वो किसने देना, अफेक्टर। तो ये देखिएगा जी, कंट्रोल सेंटर से अब ऑर्डर जाएंगे। ऑर्डर किसे जाएंगे, ऑर्डर जाएंगे अफेक्टर को। अफेक्टर को ऑर्डर दिया जाएगा, क्या करे, अफेक्टर का काम होता है बच्चे रिस्पांस देना। अफेक्टर को ऑर्डर जाएंगे कि वो क्या दे, रिस्पांस दे। तो तरतीब देखिएगा, तरतीब क्या चली है, रिसेप्टर ने माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस किया,
रिसेप्टर ने इस तब्दीली की इत्तला दी है। किसे इत्तला दी है? कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर ने क्या किया है, आगे उसका रिस्पांस, उसका रद्द-ए-अमल देने के लिए अहकामात भेजे हैं, ऑर्डर भेजे हैं। किसे भेजे हैं? अफेक्टर। अफेक्टर क्या करेगा? रिस्पांस देगा। ये टोटल कंट्रोल सिस्टम है। अब इस कंट्रोल सिस्टम की हम बात करते हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर एग्जांपल देनी है हमने। मैं यहाँ पे एग्जांपल कौन सी दे रहा हूँ आपको? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, इसकी आपको मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। देखिएगा जी, टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर में सबसे पहली चीज़ रिसेप्टर सेंस चेंज। माहौल में टेम्परेचर में जो तब्दीली आएगी उसे कौन महसूस करेगा? स्किन रिसेप्टर। आपकी स्किन में रिसेप्टर लगे होते हैं जो ये इतला दिमाग तक पहुंचाते हैं कि माहौल में सर्दी ज़्यादा हो गई है या गर्मी ज़्यादा, यानी टेम्परेचर गिर रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, और आपको बताऊं 2 किस्म के रिसेप्टर होते हैं, कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर। स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, कौन से होते हैं? कोल्ड एंड वार्म। सर्दियों के लिए, सर्दी महसूस करने के लिए हमारी स्किन के अंदर अलग रिसेप्टर है, और गर्मी महसूस करने के लिए क्या है जी? अलग रिसेप्टर है। तो फ़र्ज़ करें माहौल में हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, तो हम उस एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। माहौल में गर्मी बढ़ गई है। अब गर्मी बढ़ गई है तो मसला पता क्या हुआ है? ये कौन सी फ्लक्चुएशन आई है? एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, बाहर के माहौल में गर्मी बढ़ गई है। अब बाहर के माहौल में गर्मी बढ़ने का नुकसान ये है, हमारे अंदर भी गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे हमें बुखार हो सकता है। तो अब क्या करेगा? बाहर के माहौल की बढ़ती हुई गर्मी से बचने के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाएगा। रिसेप्टर पैगाम भेजेगा किसको? फॉर एग्जांपल वार्म रिसेप्टर ने गर्मी को महसूस किया, वो ब्रेन को पैगाम भेजेगा। ब्रेन में बाकायदा एक चैम्बर होता है सर्दी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन को पैगाम पहुंचा है, ब्रेन को क्या पैगाम पहुंचा है? ब्रेन को पैगाम पहुंचा है कि गर्मी बढ़ गई है और हमारे जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ गया है। अब ब्रेन ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा? अफेक्टर को ऑर्डर देगा। अफेक्टर को क्या ऑर्डर देगा? कि वो रिस्पांस दे। और बच्चे आपको बताऊं मैं, रिस्पांस क्या होगा? रिस्पांस ये होगा कि आपके जिस्म का कूलिंग सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। कौन सा सिस्टम ऑन हो जाएगा? कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये है जी रिस्पांस। जब आपके जिस्म का कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपके जिस्म का दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बात करते हैं, जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। अब दोबारा से मैं बताता हूँ। पैगाम सबसे पहले रिसेप्टर के पास आया। रिसेप्टर कौन है? स्किन में रिसेप्टर मौजूद है। वहाँ से गया कंट्रोल सेंटर को पैगाम। कंट्रोल सेंटर कौन है जी? ब्रेन है। ब्रेन ने अहकामात जारी किए, किसको? अफेक्टर को। अफेक्टर को अहकामात जारी किए कि वो क्या करे? कूलिंग सिस्टम ऑन करे, ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, कूल हो जाए। अब उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्किन रिसेप्टर। अब देखते हैं हम जी कौन कौन सी चीज़ें हैं। रिसेप्टर, स्किन के रिसेप्टर थे, कंट्रोल सेंटर ब्रेन था, और इस केस में अफेक्टर कौन है? बच्चे इस केस में अफेक्टर है स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड। आपको पता है जब हमें पसीना आता है तो उसके बाद हमारे जिस्म में ठंडक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो स्वेट है वो वेपोरेट होता है और हमारे जिस्म का दर्जा हरारत गिरने लगता है। तो सादा तरीन लफ्ज़ों में ये एग्जांपल मैं रिवाइज़ करूँगा। हुआ क्या? स्किन रिसेप्टर ने महसूस किया कि टेम्परेचर हाई चला गया है। उस हाई टेम्परेचर का पैगाम किसको गया है? वो गया ब्रेन को। ब्रेन ने क्या किया है? ब्रेन ने ऑर्डर जारी किए हैं किसको? अफेक्टर को। अफेक्टर इस केस में क्या है? स्वेट ग्लैंड आपकी पूरी स्किन पे लगे हुए हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे? जाहिर सी बात है पसीना रिलीज़ करेंगे, पसीना उड़ेगा और टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह कंट्रोल सिस्टम काम करता है। 3 चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में काम करती हैं। जैसा कि पहले का काम क्या था? माहौल में तब्दीली को महसूस करना, रिसेप्टर का। उसने किसको पैगाम देना था? कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर ने ऑर्डर किसको देने थे? अफेक्टर को। एग्जांपल मैंने क्या दिया है? माहौल में तब्दीली क्या हुई है? टेम्परेचर हाई हो गया है। रिसेप्टर कौन है जिसने महसूस किया है? स्किन रिसेप्टर। आगे कंट्रोल सेंटर को पैगाम गया है। कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन। ब्रेन ने अफेक्टर को मैसेज भेजा। ब्रेन अफेक्टर कौन है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ने पसीना रिलीज़ किया और आपका टेम्परेचर क्या हो गया? कूल हो गया। तो इससे आपकी डेफिनेशन भी दोबारा से प्रूव होगी। क्या प्रूव होगी? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई लेकिन आपके जिस्म का दर्जा हरारत क्या रहा? मेंटेन रहा। वो डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर।
सही हो गया जी। लास्ट में है नेगेटिव फीडबैक। कहते हैं ये जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना, इस मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो आपका काम करता है, वो जिस मैकेनिज्म के तहत काम करता है उसका नाम है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से क्या मुराद है? नेगेटिव का मतलब होता है उलट। नेगेटिव का लफ्ज़ उलट क्यों यूज़ किया है? याद रखें, माहौल में जो तब्दीली आनी है उसके उलट तब्दीली होम्योस्टेसिस आपके जिस्म में लाएगा, इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गौर से देखिएगा, अगर इन्वायरमेंट के अंदर वार्म गर्मी ज़्यादा है तो होम्योस्टेसिस किस सिस्टम को ऑन करेगा? कूलिंग सिस्टम को, यानी आपके जिस्म में ठंडक पैदा करने के अहकाम जारी होंगे। और अगर कोल्ड इन्वायरमेंट, बाहर माहौल में क्या तब्दीली आई है? सर्दी आई है, तब क्या होगा बच्चे? हीटिंग सिस्टम ऑन होगा। तो याद रखें, माहौल में जो तब्दीली आती है आपके जिस्म में, उसके उलट तब्दीली आती है, ताकि उसका असर जो है वो क्या किया जा सके? ज़ाइल किया जा सके, उसका जो असर है वो ख़त्म किया जा सके। तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, कि हमारा होम्योस्टेसिस माहौल में होने वाली तब्दीली के बरक्स जो है हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ लाता है। ये टॉपिक था, इसको हम एक रिवीजन दे लेते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले हमने बात की थी होम्योस्टेसिस क्या है। ये चैप्टर है 15 और होम्योस्टेसिस पहला आर्टिकल था। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना था। सबसे पहली चीज़ थी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी इन अ नैरो रेंज। कहता है माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों को एक नैरो रेंज के अंदर रखना, एक हद के अंदर कंट्रोल करके रखना, या और सादा करूँ तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बाहर कोई भी तब्दीलियाँ हो रही हों, आपके जिस्म का अंदरूनी माहौल क्या रहता है? मेंटेन रहता है, बैलेंस में रहता है। इसे क्या कहते हैं? अंदरूनी माहौल को मेंटेन करने को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। किन चीज़ों को मेंटेन करना है? वाटर और सॉल्यूट को, टेम्परेचर को, नाइट्रोजन फेस को। वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मतलब वाटर सॉल्यूट। टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। और नाइट्रोजन बेस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी मैकेनिज़्म कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। वही बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ। वाटर और सॉल्यूट को आप ओस्मो रेगुलेशन के जरिए कंट्रोल करें, टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन के जरिए, और नाइट्रोजन बेस को एक्सक्रीशन के जरिए। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, जो माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करता है। नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, जो रिसेप्टर से पैगामात लेता है और अफेक्टर को अहकामात भेजता है। नंबर 3 अफेक्टर, अफेक्टर ने क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। और जैसे कि मैं नीचे बता चुका हूँ, माहौल में जो तब्दीली हुई है रिस्पांस उसके उलट होगा। इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब हमने एग्जांपल भी दी थी कंट्रोल सिस्टम की। हमने किसकी एग्जांपल दी है? बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में किसकी एग्जांपल दिया है? टेम्परेचर। हमने फ़र्क किया कि टेम्परेचर क्या हो गया हमारे माहौल में? हाई हो गया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या हो गया जी? हाई। अब रिसेप्टर कौन है? स्किन रिसेप्टर है, जो किसको महसूस करेंगे? टेम्परेचर को महसूस करेंगे। वार्म रिसेप्टर ऑफ स्किन टेम्परेचर को महसूस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन। अब वो गर्मी बढ़ जाने का पैगाम जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन से आगे जाएंगे अफेक्टर को। अफेक्टर कौन है? स्वेट ग्लैंड, यानी पसीने वाले ग्लैंड। वो क्या करेंगे? रिस्पांस देंगे। रिस्पांस क्या होगा? पसीना रिलीज़ होगा और आपके जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लास्ट में है, इस मैकेनिज़्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं। नेगेटिव यानी इन्वर्स यानी उलट, क्योंकि माहौल में जो तब्दीली हो रही होती है उसके बरक्स आपके जिस्म में तब्दीली लाई जाती है, ताकि ये 2 तब्दीलियाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। यानी अगर माहौल में गर्मी बढ़ रही है तो आपके जिस्म का कूलिंग सिस्टम ऑन किया जाएगा, और अगर माहौल में सर्दी बढ़ रही है तो आपके जिस्म का हीटिंग सिस्टम ऑन किया जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।